नमस्कार। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को एक नई ज़िंदगी मिली है। ये समझा जाने लगा था कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है। 2014 में कांग्रेस को महज 44 सीटें मिली, 2019 में से 52 सीटें मिली। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। ये 99 सीटें वैसे तो 98 मानी जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जैसी कि उम्मीद है वहाँ से भी कांग्रेस जीत जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 99 सीटें ही मानी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। लेकिन क्या कांग्रेस को इस प्रदर्शन पर खुशी मनानी चाहिए? सही बात तो यह है कि अगर कांग्रेस ने थोड़ी संजीदगी के साथ चुनाव लड़ा होता और इस यकीन के साथ वो चुनाव में गए होते कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर कांग्रेस ने 20-25 सीटें और ज़्यादा जीती होती, खासकर वहाँ जहाँ उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला था, तो इस बार जो सरकार बनी है उसकी सूरत दूसरी होती। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, भले ही टुकड़ों में सही। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम 5, 7, 10 तक सीटें जीतनी चाहिए थी। असम में भी कांग्रेस ने कम सीटें जीती। अगर वहाँ वो 2-3 सीटें और ज़्यादा जीतती तो एक दूसरी ही तस्वीर होती। तेलंगाना जहाँ उसकी सरकार है वहाँ बीजेपी उसके साथ बराबरी पर रही। कर्नाटक जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ उसने बीजेपी के मुकाबले लगभग आधे से भी कम सीटें जीती। बाकी छोटी छोटी जगहों पर अगर उत्तराखंड में 2 सीटें जीत जाती, हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें जीत जाती, कांग्रेस काफ़ी बेहतर स्थिति में आ जाती। उसकी सीटों की संख्या लगभग 120-25 के आसपास हो जाती। तो फिर एनडीए इस बार सरकार बनाने में नाकाम रहता। कांग्रेस ने कुछ फिजूल के गठबंधन करे, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ। वहाँ भी कांग्रेस को लगभग 2-3 सीटें जीतनी चाहिए थी, जहाँ कभी आपने 15 साल तक सरकार चलाई हो राज्य की, और जहाँ लोकसभा में आपका अच्छा खासा प्रदर्शन हो, वहाँ इस तरह से मिट जाना अपने आप में ताज्जुब की बात है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के चक्कर में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। ठीक है, उसे फ़ायदा हुआ, वो 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन अगर वो गठबंधन ना करती तो हो सकता है कि रायबरेली और अमेठी की सीट एक सस्पेंस में पड़ जाती कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उसे भी अपने उस समर्थक वर्ग को कसौटी पर कसने का मौका मिलता, खासकर मुस्लिम को, कि वो उसके साथ आते हैं या नहीं आते, जिनके चक्कर में उसे कई और राज्यों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। 2024 के चुनाव परिणाम तो आ गए। अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए? उसकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके दम पर वो आगे बढ़िया प्रदर्शन कर सके? सबसे पहले तो जहां उसका बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है वहां उसे अपने आप को मजबूत करने पर बल देना चाहिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा में कांग्रेस ख़त्म हो गई है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ख़त्म हो गई, 1 सीट आई। अधीर रंजन चौधरी जैसे जुझारू नेता इस मरतबा हार गए। उन्हें भी इस बार जो है वो हकीकत से रूबरू होने का मौका मिला कि जिन्हें वो अपना समर्थक मान रहे थे उनका समर्थन उनके साथ नहीं है, उनका समर्थन किसी और आधार पर किसी और के साथ चला गया। इसके अलावा जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में, मसलन हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ कांग्रेस को कमर कसकर तैयार रहना चाहिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। हरियाणा में उसे हर कीमत पर सरकार बनानी चाहिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल बनना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में भी एक अच्छा जो है वो मजबूत प्रदर्शन करना चाहिए। वो मौजूदा वक्त को नहीं समझ पा रही है, जैसे कि फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले पर अगर वो
इज़राइल का समर्थन नहीं कर सकती है तो उसे फ़लस्तीन का समर्थन भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसे खामोश रहना चाहिए। जहाँ उसे नुकसान की संभावना है वहाँ खामोशी ही सबसे बेहतर रास्ता है। कांग्रेस को हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राष्ट्रवाद पर जोर देना चाहिए और ऐसे मुद्दे जिससे देश का बहुसंख्यक तबका नाराज़ हो सकता है, चाहे वो धारा 370 जैसे मुद्दे हों या फ़लस्तीन और इज़राइल की लड़ाई हो, अगर वहाँ पर वो बहुसंख्यक सोच के साथ नहीं जा सकती है तो कम से कम खामोशी रहे। इसके अलावा जो उसकी बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार लोग हैं, जैसे कि पहले जिसने कांग्रेस को काफ़ी हद तक बर्बाद किया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसके तमाम मेंबरान, उनकी सोच, उनकी जहनीत आज भी ज़िंदा है। अर्बन नक्सली, कम्युनिस्ट, वो पत्रकार जो लतिया कर भगा दिए गए मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो आज उसके एडवाइज़र बने हुए हैं। इन तमाम बातों से उसे दूरी रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भले ही 303 से सिमट कर 240 पर आ गई हो, लेकिन आज भी वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका जो मत प्रतिशत है महज आधे फीसदी से थोड़ा ज़्यादा घटा है। 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं वो आज भी 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं उससे कम है। इसलिए बीजेपी को कम आंकने की भूल कांग्रेस ना करे। दलित और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को कांग्रेस को एक बार फिर से अपने खेमे में लाने की कोशिश करनी चाहिए और जो स्वर्ण तबकों में उसकी पहले ज़बरदस्त हिमायत थी उसे भी वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सच है कि आज भी देश में उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक बिहार को छोड़कर जो दलित मतदाता है वो कांग्रेस के साथ है। ये ज़रूर है कि मुस्लिम कांग्रेस से छिटक गए हैं हर जगह, इस बात थोड़ी बहुत आए हैं, जैसे कि असम में जो धुबरी की सीट से जीता है कांग्रेस का कैंडिडेट, वो एक बहुत प्रचंड बहुमत से। उत्तर प्रदेश में उसके साथ आए हैं या नहीं आए हैं इसका पता नहीं चल सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन था। कांग्रेस पहले जो बहुत ताकतवर थी उसके पीछे उसके जो आनुषंगिक संगठन थे उनका बहुत बड़ा हाथ था, NSUI और यूथ कांग्रेस का। लेकिन आज यूथ कांग्रेस और NSUI का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर जो है वो काबिलियत की बजाय चमचागिरी पर ज़्यादा अपॉइंटमेंट होते हैं और जब कोई भी नया मतदाता अपने स्कूल के वक्त में, कॉलेज के वक्त में, अपनी जवानी के वक्त में किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ना चाहता है तो उसे ऐसे संगठन चाहिए जिसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके। यहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाती है। किसी ज़माने में उसके ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे बहुत ताकतवर थे, शायद इसकी वजह ये थी कि वो सत्ता में थी। कांग्रेस में जो पदाधिकारी बने उसका आधार चमचागिरी नहीं होना चाहिए, उसे जनता से जुड़े असल मुद्दों पर काम करना चाहिए। इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि दलित, अल्पसंख्यक, संविधान बचाओ, लेकिन ये असल मुद्दे नहीं हैं। असल मुद्दे दूसरे हैं, वो महंगाई है, डेवलपमेंट है, रूल ऑफ लॉ है। इन तमाम बातों पे काम किया जाए तो एक मर्तबा फिर से कांग्रेस अपने रूज पे आ सकती है और जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं उससे दूरी बना कर रखे। वो अपनी जो सफलता की फसल है वो अपनी ही वैचारिक ज़मीन पर उगाए, उधार की ज़मीन पर नहीं। इस बार के चुनावों ने ये बात तो साबित कर दी है कि कांग्रेस में अभी भी जान बाकी है। जो लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे वो राहुल गांधी के इस बार के प्रदर्शन से काफ़ी हद तक हतप्रभ है और कहीं ना कहीं खौफज़दा भी होंगे। राहुल गांधी रायबरेली से लगभग नरेंद्र मोदी के बनारस से जीतने के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा वोटों से जीते हैं। वायनाड में भी बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। इसलिए आप भले ही खारिज कर दें, राहुल गांधी को पप्पू करें, कहें कुछ भी करें, लेकिन आज भी वो देश के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। और अगर कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर काम किया, बहुत ही हिसाब से आगे बढ़ी, तो हो सकता है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन 2029 में उनकी बहुत बड़ी संभावना है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, जय हिंद।